नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। अगर आप राजस्थान विश्वविद्यालय या मत्स्य विश्वविद्यालय के बीए प्रथम सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं, तो आपको सूचना मिल गई होगी कि लगभग 11 जनवरी से आपकी सेमेस्टर की परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं। आपकी तैयारी लगभग हो चुकी होगी। कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न मैं आप सभी के साथ साझा कर रहा हूं। जो आपकी आने वाली परीक्षाएं हैं उनमें ये प्रश्न जो हैं बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आपको सीधे सीधे यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे और आपको पता ही है ऑब्जेक्टिव टाइप जो प्रश्न होते हैं वो पास करने में और अच्छे अंक प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो मैं करीब 100 प्रश्न आप सभी के साथ साझा करूंगा और उनमें से लगभग जो आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न आने वाले हैं, लगभग प्रश्न उनमें से आपको देखने को मिलेंगे। चलो पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। हिंदी किस भाषा का शब्द है? विकल्प हैं हिंदी, फारसी, पुर्तगाली या उर्दू। तो हिंदी जो है फारसी भाषा का शब्द है। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। साहित्य की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है किस आलोचक का कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामकुमार वर्मा या डॉक्टर बच्चन सिंह। तो ये जो कथन है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। ये द्विवेदी जो है अगली लाइन में यहाँ से आया है, इनके साथ है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो कंफ्यूज ना हो, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। अगला प्रश्न लेते हैं। मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, ये किस आलोचक का कथन है? तो ये जो कथन है ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, ध्यान रखेंगे आप। हिंदी साहित्य की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो हिंदी साहित्य की शुरुआत है लगभग 1000 ईस्वी के आसपास मानी जाती है। हिंदी साहित्य के जो अलग अलग आलोचक हुए हैं, विद्वान हुए हैं, उन्होंने अपने अपने अनुसार हिंदी साहित्य का वर्गीकरण किया है। तो सर्वमान्य रूप से जो स्थापित अवधारणा सामने आती है वो लगभग 1000 ईस्वी के आसपास हिंदी साहित्य की शुरुआत मानती है। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की शुरुआत किसने की? इतिहास लेखन की शुरुआत की बात की जा रही है। पहला विकल्प है गासादा तासी, दूसरा है जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन, तीसरा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल या इनमें से कोई नहीं। तो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की जो शुरुआत है वो सबसे पहले गासादा तासी के द्वारा की गई। उनका जो ग्रंथ है इस्तवार द ला लिटरेचर इंदो हिंदुस्तानी नाम से है। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि गासादा तासी का इतिहास ग्रंथ किस नाम से लिखा गया, तो इस्तवार द ला लिटरेचर इंदो हिंदुस्तानी नाम से लिखा गया है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न लेते हैं। हिंदी साहित्य के नामकरण व काल विभाजन का पहला प्रयास किसने किया? वो जो पहला प्रश्न गया ऊपर वो था कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की शुरुआत किसने की, तो वहाँ पे उत्तर था गारसादा तासी और उनका इतिहास ग्रंथ कौन सा है? इस्तवार द ला लिटरेचर इंदो हिंदुस्तानी। ये प्रश्न जो है यहाँ पे बात पूछी जा रही है हिंदी साहित्य के नामकरण और काल विभाजन की जो शुरुआत है या उसका पहला प्रयास है वो किसने किया है? तो इसका उत्तर आएगा जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन। जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन। तो ये आपको ध्यान रखना है, दोनों चीज़ें अलग हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की शुरुआत और हिंदी साहित्य के नामकरण और काल विभाजन की शुरुआत या पहला प्रयास, दोनों प्रश्न अलग अलग हैं, दोनों के उत्तर भी अलग अलग हैं। इसको ध्यान में रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। अगला प्रश्न लेंगे। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन है? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ये वही है जिसमें हिंदी साहित्य के नामकरण और काल विभाजन का पहला प्रयास किया गया है। तो ओबियसली इसका उत्तर होगा जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन। अगला प्रश्न लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का समय माना है, क्या समय माना है? तो मैं कई बार ऑफलाइन कक्षाओं के दौरान बता चुका हूँ, 1050 से 1375। ये ध्यान रखना है, ये विक्रमी संवत में है, ये ईसवी सन में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपना वर्गीकरण नहीं दिया है, विक्रम संवत में दिया है। तो विकल्प आपको इस तरह से मिलेंगे, तो इसको ध्यान में रखना है। 1050 से 1375 महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप मार्क कर लेंगे।
अगला प्रश्न लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल का समय माना है। अभी प्रश्न ऊपर गया था आदिकाल, अब दूसरा भक्ति काल, क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में आदिकाल और भक्ति काल दो ही कालखंड लगे हुए हैं, तो दोनों से एक प्रश्न बनता ही है, चाहे वो आदिकाल की समय सीमा पूछें या भक्ति काल की समय सीमा पूछे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहा है। तो इसका उत्तर आ जाएगा, जो आपने आदिकाल की बात की थी 1050 से 1375, तो ये 1375 से लेके 1700 विक्रम संवत तक का जो समय है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल का समय माना है। और 1700 से 1900 का है वो रीतिकाल, और 1900 से और 1984 या कहें अब तक का जो समय है वो आधुनिक काल का है। अगला प्रश्न देखते हैं। आदिकाल को चारणकाल नाम किसने दिया? विकल्प है मिश्र बंधु, जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन, आचार्य शुक्ल और महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो चारणकाल नाम दिया है जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन ने। इसके साथ में कुछ और नाम हैं जो महत्वपूर्ण हो सकते हैं आदिकाल के संदर्भ में, वो आप एक बार देख लीजिए। जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन चारणकाल नाम देते हैं, मिश्र बंधु आरंभिक काल नाम देते हैं, गणपति चंद्रगुप्त प्रारंभिक काल या शून्य काल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये महत्वपूर्ण है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का वीर गाथा काल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल वीर गाथा काल ये महत्वपूर्ण है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो आदिकाल नाम प्रचलन में है वो इन्हीं के द्वारा दिया गया है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा। राहुल सक्रात्यान का जो नाम है वो है सिद्ध सामंत काल, महावीर प्रसाद द्विवेदी बीजोपन काल, राम कुमार वर्मा संधि विचारण काल। बस बाकी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, एक बार रीडिंग लगा लेना इसको थोड़ा सा, अगर कहीं पूछ बैठें तो आप लगा सको उत्तर। बाकी यही महत्वपूर्ण है जो मैंने रीड आउट करके बताए हैं। जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन चारण काल, मिश्र बंधु आरंभिक काल, गणपति चंद्र गुप्त प्रारंभिक काल या शून्य काल, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल सबसे महत्वपूर्ण वीर गाथा काल। इसके पूछने की सबसे ज़्यादा संभावना है, फिर बता रहा हूँ, सबसे ज़्यादा संभावना है वीर गाथा काल नाम किसके द्वारा दिया गया, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा दिया गया। आदिकाल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सिद्ध सामंत काल राहुल सक्रात्यान, बीजोपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी, और संधि चारण काल राम कुमार वर्मा। बस आप इतना याद रख लीजिए, पर्याप्त है। आगे चलते हैं। देखो अभी मैं जो बात कर रहा था, आदिकाल को वीर गाथा काल नाम किसने दिया, तो आचार्य शुक्ल या आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इन्होंने वीर गाथा काल नाम दिया है, क्योंकि इन्होंने पाया कि उस समय जो उपलब्ध पुस्तकें थी ज़्यादातर वीर गाथात्मक पुस्तकें थी। उन्होंने 12 पुस्तकों को नाम गिनाया है, तो इस आधार पर इन्होंने वीर गाथा काल नाम दिया है। अगला प्रश्न लेते हैं। हिंदी का पहला कवि कौन है? कबीर, सरहपा, गोरखनाथ या तुलसीदास? अगर आपको पता है तो आप साथ में ये देखते रहिए कि कितने आपके सही हो रहे हैं और कितने आपके गलत हो रहे हैं, और नहीं पता तो आप इनको याद करते चलें, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। प्रश्न तो और भी बहुत सारे बनाए जा सकते थे, लेकिन जो प्रश्न मुझे लगा कि बहुत महत्वपूर्ण है, पूछने की पूरी संभावनाएं हैं, उन्हीं प्रश्नों को मैंने यहाँ पे शामिल किया है। तो हिंदी का पहला कवि जो है सर्वमान्य रूप से सरहपा को माना गया है। अभी हिंदी के पहले कवि के संदर्भ में भी अलग अलग विद्वानों के अलग अलग विचार हैं, वो भी मैंने एक साथ लिखे हैं। शिव सिंह सेंगर जो हैं पुष्य या पुंड को हिंदी का पहला कवि मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो हैं मुंज कवि को हिंदी का पहला कवि मानते हैं। राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि माना। राहुल सक्रात्यान ने सरहपा को, जो कि सर्वमान्य मत भी है, और गणपति चंद्रगुप्त जो हैं शालिभद्र सूरी को प्रथम कवि मानते हैं। तो ये शुक्ल जी का मत जो है इसको भी आप याद रखेंगे, मुंज कवि, और राम कुमार वर्मा का स्वयंभू, ये दो भी महत्वपूर्ण है, और साथ में राहुल सक्रात्यान या सर्वमान्य मत जो है सरहपा का, वो भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, हिंदी की पहली रचना कौन सी है? विकल्प हैं श्रावकाचार, पद्मावत, गोरखवाणी या पृथ्वीराज रासो। तो हिंदी की जो पहली रचना है वो है श्रावकाचार, और इसका जो समय है वो 933 ईस्वी माना जाता है। और इसके जो रचनाकार हैं जैन मुनि देवसेन हैं, इसके रचनाकार माने गए हैं। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है कि हिंदी की पहली रचना श्रावकाचार के लेखक कौन है, तो देवसेन है, देवसेन। चलो अगला प्रश्न लेते हैं।
सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है? सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है? तो सिद्धों की संख्या मानी गई है 84। इसी से मिलता जुलता प्रश्न है, क्योंकि हमारे पाठ्यक्रम में सिद्ध भी लगे हैं और नाथ भी लगे हैं, तो इसी से मिलता जुलता प्रश्न है, नाथों की संख्या कितनी मानी गई है? तो नाथों की संख्या 9 मानी गई है। 9 नाथ और 84 सिद्ध, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न लेते हैं, सिद्ध साहित्य के संपादन की शुरुआत किसने की? सिद्ध साहित्य के संपादन की शुरुआत किसने की? विकल्प हैं राहुल साकृत्यायन, हरप्रसाद शास्त्री, बेंडल या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखेंगे, सिद्ध साहित्य की बात हो रही है और संपादन की शुरुआत की बात हो रही है, तो इसमें उत्तर आ जाएगा बेंडल। बेंडल महोदय थे एक विद्वान, उन्होंने सिद्ध साहित्य के संपादन की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न लेते हैं, बोध गान ओ दोहा के रचनाकार कौन हैं? बोध गान ओ दोहा के रचनाकार कौन हैं? विकल्प हैं राहुल साकृत्यायन, हरप्रसाद शास्त्री, बेंडल या इनमें से कोई नहीं। तो जब सिद्ध साहित्य के संपादन की शुरुआत की बात आएगी तो उत्तर होगा बेंडल, लेकिन जब बात आएगी बोध गान ओ दोहा, तो इसके रचनाकार हो जाएंगे हरप्रसाद शास्त्री। इसको आप ध्यान रखिए। अगला प्रश्न लेते हैं, दोहा कोश का संपादन किसने किया? विकल्प हैं राहुल साकृत्यायन, हरप्रसाद शास्त्री, बेंडल और प्रबोध चंद बागची। तो ये ध्यान रखना, दोहा कोश जो है इसके संपादन करता है प्रबोध चंद बागची। प्रबोध चंद बागची। अगला प्रश्न लेते हैं, सर्वप्रथम सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा की संज्ञा किसने दी? संध्या भाषा। तो संध्या भाषा की जो संज्ञा है, दो विद्वान हुए अजय वज्र और मुनिदत्त, इन दोनों ने मिलकर सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा की संज्ञा दी है सर्वप्रथम। अगला प्रश्न लेते हैं, सिद्धों की पंचमकार साधना में शामिल नहीं है? मत्स्य, मैथुन, मुद्रा, मंत्र। ये जो पंचमकार हैं, ये मैं से प्रारंभ होने वाले 5 साधना मार्ग हैं इनके, जिन्होंने साधना मार्ग में शामिल किया है इनको। तो मत्स्य बिल्कुल इसमें शामिल है, मैथुन भी इसमें शामिल है, मुद्रा भी शामिल है और मंत्र इसमें शामिल नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा मंत्र। इसके अलावा मत्स्य, मैथुन, मुद्रा, इसके अलावा मदिरा और मांस इसके अंदर शामिल हैं, तो वो आप याद रखेंगे। अगर वैसा बड़ा प्रश्न पूछा जाए कि सिद्धों की पंचमकार साधना में पंचमकार कौन कौन से हैं, तो एक हो जाएगा मत्स्य, दूसरा हो जाएगा मैथुन, तीसरा हो जाएगा मुद्रा, चौथा हो जाएगा मांस और पांचवा हो जाएगा मदिरा या मद। ठीक है, तो मंत्र यहाँ पे पंचमकार में शामिल नहीं है, ये इसका उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न है, दोहा चौपाई शैली के प्रथम प्रयोक्ता कौन है? दोहा चौपाई शैली। विकल्प हैं सरहपा, मुनिदत्त, लुइपा या सबरपा। तो दोहा चौपाई शैली के प्रथम प्रयोक्ता जो हैं, हिंदी के पहले कवि सरहपा माने गए हैं। सरहपा, तो इसको आप ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोहा चौपाई शैली के प्रथम प्रयोक्ता सरहपा। अगला प्रश्न लेते हैं, दोहा कोश के रचनाकार कौन है? दोहा कोश के रचनाकार कौन है? सरहपा, मुनिदत्त, लुइपा या सबरपा। तो दोहा कोश के रचनाकार हैं सरहपा। हिंदी के पहले कवि सरहपा। मैं बार बार कह रहा हूँ, हिंदी का पहला कवि सरहपा, तो इसको आप याद कर लें, प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना है। जिहि मन पवन न संचरई पंक्ति के रचनाकार कौन है? जिहि मन पवन न संचरई पंक्ति के रचनाकार कौन है? सबरपा, मुनिदत्त, लुइपा या सरहपा। तो इस पंक्ति के जो रचनाकार हैं वो हैं सरहपा। जिहि मन पवन न संचरई रवि शशि नहीं पवेश। अर्थात जहाँ पर मन और पवन का संचार नहीं हो सकता है, जहाँ पे रवि अर्थात सूर्य, शशि अर्थात चंद्रमा भी नहीं पहुँच सकते हैं, वहाँ की बात यहाँ पे की जा रही है। तो ये पंक्ति जो है सरहपा की है। अगला प्रश्न लेते हैं, अंतिम सिद्ध और पहले नाथ माने गए हैं, कौन माने गए हैं? विकल्प हैं भीमनाथ, गोरक्षनाथ, मच्छिंद्रनाथ या आदिनाथ। तो अंतिम सिद्ध और पहले नाथ, जैसा कि मैंने जब सिद्ध और नाथ साहित्य की बात की थी उस समय बताया था कि जो सिद्ध साहित्य है या जो सिद्ध थे, सिद्धों से ही आगे चलकर नाथ
पंथ का उदय होता है। तो मच्छिंद्रनाथ जो हैं ऐसे पहले सिद्ध थे या अंतिम सिद्ध थे जो कि बाद में नाथ में परिवर्तित हो गए थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा मच्छिंद्रनाथ। इसके संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मत है, थोड़ा अलग है। वो जलंधर नाथ को अंतिम सिद्ध और पहले नाथ मानते हैं। इसको भी आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। जलंधर नाथ आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अंतिम सिद्ध और पहले नाथ माने गए हैं। चलो अगला प्रश्न लेते हैं। शंकराचार्य के बाद इतना महिमान्वित व्यक्ति दूसरा नहीं हुआ, वे अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। प्रस्तुत कथन किस आलोचक का है? शंकराचार्य के बाद इतना महिमान्वित व्यक्ति दूसरा नहीं हुआ, वे अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। तो सबसे बड़ा नेता जो है गोरखनाथ के बारे में ये बात कही है, और ये बात कही है आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने। किसने कही है? आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने। गोरखनाथ की रचनाओं का संपादन गोरखवाणी नाम से किसने किया? पीतम्बर दास बड़थवाल, सूर्य किरण पारीक, डॉक्टर राम कुमार वर्मा या प्रबोध चंद बागची। तो गोरखवाणी जो है इस नाम से इनके रचनाओं का संकलन किया है पीतम्बर दत्त बड़थवाल ने। और पीतम्बर दत्त बड़थवाल जो हैं हिंदी के पहले पीएचडी कर्ता माने जाते हैं। इन्होंने गोरखनाथ या नाथ पंथ के ऊपर पीएचडी इन्होंने की है, तो ये महत्वपूर्ण है। गोरखवाणी नाम से गोरखनाथ की रचनाओं का संपादन किसने किया है? पीतम्बर दत्त बड़थवाल ने। सिद्धों की भाषा है, सिद्धों की भाषा कौन सी है ये बताना है। सादुकड़ी, अर्धमागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश या अवधि। तो सिद्धों की जो भाषा है वो है अर्धमागधी अपभ्रंश। सिद्धों के बाद जब नाथों की बात करेंगे तो नाथों की जो भाषा रहेगी वो रहेगी सादुकड़ी। ये भी आप ध्यान रखें, प्रश्न अगर नहीं बनाया होगा तो आपको यहीं पे ध्यान रख लेना है इस चीज़ को कि अगर भाषा सिद्धों की पूछी जा रही है तो अर्धमागधी अपभ्रंश है, लेकिन अगर नाथों की भाषा अगर पूछा जाए तो उत्तर रहेगा सादुकड़ी भाषा। आदिकालीन साहित्य में सबसे प्रामाणिक साहित्य माना जाता है, कौन सा साहित्य है आदिकालीन साहित्य जो कि सबसे प्रामाणिक माना जाता है? हमने बात की सिद्ध साहित्य की, नाथ साहित्य की, जैन साहित्य की, रासो साहित्य की, और एक चीज़ मैंने बताई थी लौकिक साहित्य। इनमें से जो सबसे प्रामाणिक साहित्य माना जाता है वह माना जाता है जैन साहित्य। सबसे प्रामाणिक साहित्य जैन साहित्य माना जाता है। जैन साहित्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है? वात, आगम, विशुद्ध साहित्य या अप्रामाणिक साहित्य। तो जैन साहित्य का एक दूसरा नाम है आगम। आगम के नाम से भी जैन साहित्य को जाना जाता है। ज़्यादातर जैन साहित्य पद्य रूप में लिखा गया है। किस रूप में लिखा गया? पद्य रूप में लिखा गया है। गद्य रूप में सिर्फ कुछ टिप्पणियाँ लिखी गई हैं, उन्हें किस नाम से जाना जाता है? प्रश्न है कि जो जैन साहित्य में गद्य रूप में कुछ टिप्पणियाँ लिखी गई हैं, उन्हें किस नाम से जाना जाता है? विकल्प हैं टीका, टिप्पणी, टब्बा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा टब्बा। डॉक्टर भयाणी ने अपभ्रंश का वाल्मीकि की संज्ञा किसे दी है? डॉक्टर भयाणी ने अपभ्रंश के वाल्मीकि की संज्ञा किसे दी है? विकल्प है स्वयंभू, पुष्पदंत, सरहपा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो उत्तर है वो हो जाएगा स्वयंभू। डॉक्टर भयाणी ने अपभ्रंश का वाल्मीकि की संज्ञा दी है स्वयंभू को। और एक प्रश्न और आ सकता है कि डॉक्टर भयाणी ने अपभ्रंश का वेद व्यास किसे कहा है? वेद व्यास। अपभ्रंश का वेद व्यास इन्होंने कहा है पुष्पदंत को। तो अगर प्रश्न पूछा जाए कि डॉक्टर भयाणी ने अपभ्रंश का वेद व्यास किसे कहा है या वेद व्यास की संज्ञा किसे दी है, तो पुष्पदंत को दी है। इसका कारण है क्योंकि स्वयंभू जो हैं जैन रामायण लिखते हैं, तो उस आधार पर रामायण जो संस्कृत साहित्य में वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई थी, तो इसलिए इनको अपभ्रंश का वाल्मीकि कह दिया गया स्वयंभू को। और जो वेद व्यास हैं उन्होंने महाभारत लिखी थी, और इसी तरह का जो कृष्ण से संबंधित साहित्य है वो पुष्पदंत में लिखा है, इसलिए इनको पुष्पदंत को अपभ्रंश के वेद व्यास की संज्ञा दी है। अगला प्रश्न लेते हैं। हिंदी में दोहा चौपाई का मिश्रण जिसे हम कहते हैं कड़वक शैली, हिंदी में दोहा चौपाई का मिश्रण अर्थात कड़वक शैली का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? विकल्प है स्वयंभू, पुष्पदंत, सरहपा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा सरहपा।
दोहा चौपाई का मिश्रण कड़वक शैली का प्रयोग किसने किया? स्वयंभू ने। इससे पहले एक प्रश्न आया था ऊपर, दोहा चौपाई शैली का हिंदी में सबसे पहले प्रयोग किसने किया है? वो किया था सरहपा ने, लेकिन उन्होंने मिश्रित रूप में प्रयोग नहीं किया, जिसको कड़वक शैली कहते हैं। सबसे पहले मिश्रित रूप में दोहा चौपाई शैली का प्रयोग, जिसे कड़वक शैली कहा गया, का प्रयोग किया गया स्वयंभू के द्वारा। पौम चरऊ के लेखक कौन है? पौम चरऊ के लेखक, जिसे कि जैन रामायण के नाम से भी जाना जाता है, कि लेखक कौन है? पुष्पदंत, स्वयंभू, सरपा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका उत्तर हो जाएगा स्वयंभू। स्वयंभू ने पौम चरऊ की रचना की है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैन साहित्य से कोई प्रश्न पूछा जाएगा तो इसकी पूछने की संभावनाएं सर्वाधिक हैं। पौम चरऊ को किसने पूरा किया? अब प्रश्न से पता चल रहा है कि पौम चरऊ जो है, जो मूल लेखक इसके हैं स्वयंभू, वो उसको अधूरा छोड़ के इनकी मृत्यु हो जाती है, तो बाद में इनके पुत्र त्रिभुवन ने इसको पूरा किया है। तो ये भी प्रश्न बनता है कि पौम चरऊ को किसने पूरा किया था? तो स्वयंभू के पुत्र त्रिभुवन ने इसको पूरा किया है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। अभिमान मेरु के नाम से किस कवि को जाना जाता है? स्वयंभू, पुष्पदंत, सरहपा, इनमें से कोई नहीं? तो अभिमान मेरु के नाम से जाना जाता है पुष्पदंत को। प्रणय कुमार चरयू के लेखक कौन है? स्वयंभू, शालिभद्र सूरि, सरहपा या पुष्पदंत? प्रणय कुमार चरयू वैसे तो स्वयंभू ने भी लिखी है, लेकिन प्रसिद्धि जो प्राप्त है वो पुष्पदंत की प्रणय कुमार चरयू को है। तो अगर विकल्प में दोनों हो तो आप उत्तर पुष्पदंत लिखेंगे, लेकिन अगर ऐसा होता कि ये प्रश्न इसी तरह से होता और यहाँ पे पुष्पदंत विकल्प में नहीं होता तो आप स्वयंभू को भी सही मान सकते थे। लेकिन ज़्यादातर संभावना ये है कि अगर प्रणय कुमार चरयू से संबंधित कोई प्रश्न पूछा जाएगा तो विकल्प में आपको पुष्पदंत मिलेगा और पुष्पदंत ही आपको सही करना है। अगर पुष्पदंत विकल्प में नहीं हो तभी आप स्वयंभू की तरफ जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। भारतेषु बाहुबली रास, भारतेश्वर बाहुबली रास के लेखक कौन है? शालिभद्र सूरि, शालिभद्र सूरि, ये एक साथ दो विकल्प सेम आगे, जिनदत्त सूरि या हेमचंद्र? तो भारतेषु बाहुबली रास के जो लेखक हैं शालिभद्र सूरि हैं, तो दोनों विकल्प इसमें सही हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शालिभद्र सूरि भारतेषु बाहुबली रास के लेखक हैं। अगला प्रश्न, हेमचंद्र शब्दानुशासन और एक रचना और है प्राकृत व्याकरण, इन दोनों के रचनाकार कौन है? विकल्प है मेरुतुंग, शालिभद्र सूरि, जिनपदम सूरि या हेमचंद्र? तो यहाँ पे देखो नाम से पता चल रहा है हेमचंद्र शब्दानुशासन, तो ये हेमचंद्र के द्वारा लिखी गई है। अगर केवल ये भी पूछ लिया जाए प्राकृत व्याकरण के रचनाकार कौन है तो भी आपको हेमचंद्र ही लिखना है। चलो अगला प्रश्न, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। पाहुड़ दोहा के रचनाकार कौन है? हेमचंद्र, पुष्पदंत, कबीर या मुनि राम सिंह? तो पाहुड़ दोहा के जो रचनाकार हैं वो मुनि राम सिंह माने जाते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक बार पुनः कह रहा हूँ, आप इसको याद कर लेंगे। पाहुड़ दोहा मुनि राम सिंह। आदिकालीन रासो साहित्य में कौन सा रस प्रधान है? शांत रस, भक्ति रस, अद्भुत रस या वीर रस? जब रासो साहित्य कक्षा के दौरान पढ़ाया गया था तो मैंने कई बार बताया था कि आदिकालीन रासो साहित्य जो है वीर रस प्रधान है। राजाओं की प्रशंसा, राजाओं की वीरता से संबंधित कहानियाँ यहाँ पे हमको पढ़ने को मिलती हैं। जैसे मैंने उदाहरण दिया था पृथ्वीराज रासो, वहाँ पे पृथ्वीराज चौहान की वीरता के किस्से कहे गए हैं चंद्रबरदाई के द्वारा। सर्वमान्य रूप से रासो शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है। रासो शब्द की उत्पत्ति अलग अलग शब्दों से मानी गई है। प्रश्न ये है कि सर्वमान्य रूप से रासो शब्द की उत्पत्ति है किस शब्द से मानी गई है? विकल्प है रसायन, रासक, रायसूय या रास? तो सर्वमान्य जो शब्द है वो है रासक। रासक से रासो शब्द की उत्पत्ति मानी गई है और इसके प्रयोक्ता जो हैं वो हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हालांकि इसके समर्थन में बाद में और भी कई विद्वान आए, लेकिन जो ये मत है ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा दिया गया है कि रासो शब्द की उत्पत्ति है रासक शब्द से मानी गई है, जो कि सर्वमान्य भी हो गया है बाद में। अगला प्रश्न है, रासो साहित्य की विशेषताएं हैं या विशेषता है? रासो साहित्य की कौन सी विशेषता है? तो ऐतिहासिकता, ऐतिहासिकता तो नहीं मिलती,
क्योंकि इतिहास के साथ जब हम मिलान करते हैं किसी घटनाओं के, इनके जो सन वगैरह इसमें दे रखे हैं वो मैच नहीं खाते हैं इतिहास के साथ। जब हम प्रामाणिकता की बात करते हैं तो यहाँ पे बहुत सी घटनाएं ऐसी हैं जो कि इतिहास के साथ मैच नहीं खा रही हैं, तो प्रामाणिकता भी यहाँ पे संदिग्ध है। लोक जीवन से जुड़ाव भी यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि ये दरबारी साहित्य है और राजाओं की प्रशंसा, राजाओं की वीरता से संबंधित किस्से यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो लोक जीवन से, जनजीवन से जुड़ाव यहाँ पर कम है, तो ये भी नहीं आएगा। युद्धों का सजीव चित्रण, बिल्कुल ये बात सही है। युद्धों का सजीव चित्रण जो है रासो साहित्य में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न लेते हैं, रचना और रचनाकार का कौन सा युग्म असंगत है? रचना और रचनाकार का कौन सा युग्म असंगत है, तो बताना है कौन सा गलत है इसमें से, है ना। खुमान रासो दलपति विजय, ये तो बिल्कुल सही है, खुमान रासो दलपति विजय। बीसल देव रासो नरपति नाले, ये इस लाइन का इसमें आ गया है, तो इसको आप देख लें। बीसल देव रासो नरपति नाल है, ये भी सही है। परमाल रासो जगनिक, ये भी सही है। पृथ्वीराज रासो जयानक, नहीं ये गलत है, तो इसका यही उत्तर हो जाएगा। इसका उत्तर यही हो जाएगा, पृथ्वीराज रासो इसका जयानक नहीं है। इसका सही उत्तर क्या है आप कमेंट करके बताएंगे कि पृथ्वीराज रासो का लेखक कौन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी से पता चलेगा कि आप सच में ये वीडियो देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो। अंत तक आप कमेंट करेंगे तभी पता चलेगा कि आपने सभी प्रश्नों को ध्यान से देखा है। अगला प्रश्न लेते हैं, बीसल देव रासो के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? रचनाकार इसके नरपति नाले हैं, बिल्कुल सही है। नायक इसके बीसल देव या विग्रहराज चतुर्थ जिनका दूसरा नाम था, और नायिका राजमती हैं, ये भी बिल्कुल सही है। इसमें कुल 4 खंड हैं, वे 125 छंद हैं, बिल्कुल। इसमें कुल 4 खंड हैं, वे 125 छंद हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो बस्ता एक ही है, यही गलत हो जाएगा। वीर रस प्रधान नहीं, ये वीर रस प्रधान नहीं है, ये श्रृंगारी काव्य है, श्रृंगार रस प्रधान है इसमें, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाता है ये वीर रस प्रधान काव्य है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, आलाखंड के नाम से किस रचना को जाना जाता है? आलाखंड के नाम से किस रचना को जाना जाता है? विकल्प हैं खुमान रासो, बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो या परमाल रासो। तो इसका उत्तर है जो है परमाल रासो। परमाल रासो को आलाखंड के नाम से भी जाना जाता है। इस परमाल रासो के अंतर्गत एक पंक्ति आती है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी आप एक बार ध्यान दे लेंगे। 12 बरस लो कूकर जीवे, 12 बरस लो कूकर जीवे, अरु तेरे लो जिए सियार, बरस 18 क्षत्रिय जीवे, आगे जीवन रो धिक्कार। ये जो पंक्ति है ये परमाल रासो से या आलाखंड से ही ली गई है, और जिसके रचनाकार हैं वो हैं जगनीक। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे, उससे पहले भी ये प्रश्न आ चुका है कि परमाल रासो के रचनाकार जो हैं जगनीक हैं। अगला प्रश्न, अपभ्रंश का अंतिम व हिंदी का पहला महाकाव्य कौन सा है? अपभ्रंश का अंतिम व हिंदी का पहला महाकाव्य, क्योंकि अपभ्रंश की समाप्ति के पश्चात ही हिंदी की शुरुआत होती है। तो विकल्प हैं आपके पास खुमान रासो, बिशल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो। तो अपभ्रंश का अंतिम और हिंदी का पहला महाकाव्य वो है पृथ्वीराज रासो। इसे छंदों का अजायब घर भी कहा गया है, क्योंकि इसमें बहुतायत में छंद देखने को मिलते हैं, विविध प्रकार के छंदों का प्रयोग यहाँ पे देखने को मिलता है, इसलिए इसे छंदों का अजायब घर भी कहा गया है। बहुत अधिक छंद इस महाकाव्य में है, इसलिए इसको छंदों का अजायब घर कहा गया। पहले भी मैंने पूछा है कि पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है, एक बार पुनः आपसे पूछ रहा हूँ कि पृथ्वीराज रासो का लेखक कौन है, आपको कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज रासो में कितने अध्याय हैं? पृथ्वीराज रासो के जो अध्याय हैं उनको नाम दिया गया है समय। पृथ्वीराज रासो के जो अध्याय हैं उनको नाम दिया गया है समय। तो विकल्प है 9, 25, 125 और 69। तो पृथ्वीराज रासो में कुल 69 समय है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है।
क्योंकि हिंदी का पहला महाकाव्य है तो इससे संबंधित प्रश्न भी बनने की संभावना है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। इसमें 69 महाकाव्य हैं। और कर्नल जेम्स टोड नाम के एक विद्वान हुए, इन्हें पृथ्वीराज रासो का उद्धारक माना जाता है, क्योंकि इन्होंने ही इसको खोजा, कई प्रतियों को, और उसका अंग्रेजी में अनुवाद करवाया, लोगों के सामने इसको लाने का काम किया, इसलिए पृथ्वीराज रासो का उद्धारक जो है कर्नल टोड को माना जाता है। अगला प्रश्न, काशी नागरी प्रचारणी सभा से पृथ्वीराज रासो का प्रथम संपादन किसने करवाया? तो विकल्प आपके पास हैं कर्नल जेम्स टोड, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, या इनमें से कोई नहीं। अभी आपके मस्तिष्क में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि कर्नल जेम्स टोड को पृथ्वीराज रासो का उद्धारक माना जाता है, तो हो सकता है कि इनका संपादन, प्रथम संपादन इन्होंने ही करवाया हो। जी नहीं, जब हम बात करेंगे काशी नागरी प्रचारणी सभा से इसका प्रथम संपादन किसने करवाया, तो इसका उत्तर रहेगा डॉक्टर श्याम सुंदर दास। तो इसको आप बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे, ध्यान रखेंगे। काशी नागरी प्रचारणी सभा जो है उस समय की एक बहुत ही प्रसिद्ध सभा हुआ करती थी, और जो पुराने ग्रंथ थे उनके प्रकाशन का, संपादन का कार्य करती थी। तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी के द्वारा पृथ्वीराज रासो का प्रथम संपादन कार्य करवाया गया। अगला प्रश्न लेते हैं। पृथ्वीराज रासो को सर्वप्रथम अप्रमाणिक किसने बताया? पृथ्वीराज रासो को सर्वप्रथम अप्रमाणिक किसने बताया? विकल्प हैं कर्नल टॉड, डॉक्टर वूलर, सुनीति कुमार चटर्जी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो उत्तर है वो है डॉक्टर वूलर। ये एक बार कश्मीर यात्रा पर गए थे, और वहाँ पर एक संस्कृत महाकाव्य है पृथ्वीराज विजय, जो कि जयानक के द्वारा लिखा गया है, जयानक। उसकी एक प्रति इनको मिली, और उसके आधार पर सर्वप्रथम इन्होंने पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक घोषित किया। तो उत्तर इसका हो जाएगा डॉक्टर वूलर। अगला प्रश्न है, भक्ति काल को हिंदी साहित्य के स्वर्ण काल की संज्ञा किसने दी? विकल्प हैं कर्नल जेम्स टॉड, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन। तो भक्ति काल जो है, एक विदेशी विद्वान आते हैं और उसके साहित्य को पढ़कर उसको हिंदी के स्वर्ण काल की संज्ञा देते हैं, वो हैं जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन। अगला प्रश्न लेते हैं। मैं जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम भारत ना भी आया होता, तो भी यहाँ के भक्ति काव्य का स्वरूप बारे आना वैसा ही होता जैसा रहा है, किस आलोचक का कथन है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। विकल्प हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन। ये जो है कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ये भक्ति आंदोलन के उदय के संदर्भ में उन्होंने बात कही थी। अगला प्रश्न लेते हैं। भक्ति आंदोलन को ईसाईयत की देन किस आलोचक ने माना है? भक्ति आंदोलन को ईसाईयत की देन किस आलोचक ने माना है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, या जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन। तो इसका जो उत्तर है वो है जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन। ये ईसाई थे और विदेश से आए थे। इन्होंने, जैसे मैंने ऊपर के प्रश्न में बताया, हिंदी साहित्य का अध्ययन किया, और हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की भी इन्होंने रचना की, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जिसमें इन्होंने हिंदी साहित्य के नामकरण काल विभाजन का पहला प्रयास किया था। इन्होंने जो भक्ति आंदोलन है उसको ईसाईयत की देन माना है। तो ये थे आज के 50 प्रश्न। संभवतः 50 प्रश्न और मैं डालूंगा, जिससे आपके जो विकल्पिक बहुवैकल्पिक प्रश्न हैं लगभग उसमें शामिल हो जाएंगे। और फिर भी देखो, 100% तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन बहुत अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं उनको मैं इसमें शामिल कर लूँगा। लगभग 50 मैं कर चुका हूँ, और 50 और प्रश्न लगभग मैं डाल दूँगा। तो आप इनको कंठस्थ करके जाएंगे। उम्मीद है कि इससे आप लोगों को बहुत फ़ायदा मिलेगा। और अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, आपके पास समय है, तो यूट्यूब पे वीडियो मैंने आदिकाल भक्तिकाल से संबंधित, विद्यापति से संबंधित, ढोला मारूरा दोहा से संबंधित अपलोड किए हुए हैं, उनको भी आप देख लें। उससे आपको जो बड़े प्रश्न हैं उनको लिखने में आपको बहुत आसानी रहेगी।
उसमें समझाया गया है कि किस तरह से बड़े प्रश्नों का उत्तर लिखना है, किस तरह से विद्यापति से या ढोला मारूला दोहा से जो व्याख्याएँ पूछी जाएँगी, सप्रसंग व्याख्या, उसमें व्याख्या किस तरह से लिखनी है, उसका तरीका भी उसमें समझाया गया है। तो आप ज़रूर उनको देख लें। प्लेलिस्ट बनाई हुई है बीए प्रथम सेमेस्टर के नाम से, तो आप पूरी प्लेलिस्ट को एक बार ज़रूर देख लें अगर आपके पास समय है तो। नहीं तो कम से कम इन प्रश्नों को तो आत्मसात करके जाना ही है परीक्षा से पहले, ताकि आपको किसी भी तरह की समस्या ना हो और बहुत अच्छे अंकों के साथ आप इस सेमेस्टर को क्लियर करके सेकंड सेमेस्टर में आ जाएँ। ठीक है, अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक इनको एक बार पुनः एक बार रिवाइज़ कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में।